अब हम नेक्स्ट चैप्टर एमडीकैट के लिए सेल के चैप्टर के 500 पर स्टार्ट करने लगे। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज़ दी वन विच शोज स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें बताना है जो कि सिर्फ प्लांट्स में हमें मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैक्यूल है, ठीक है, बट ये स्मॉल वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होता है और राइबोसोम्स जो हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, सेल वॉल है, ठीक है, दोनों सिर्फ प्लांट के हैं। सो लार्ज वैक्यूल है, ये बिल्कुल ठीक है, जो लार्ज वैक्यूल है ये सिर्फ प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विच फीचर्स डू एनिमल सेल्स शेयर विद प्लांट सेल्स। तो ऐसे पूछ रहे हैं कौन सा फीचर है जो एनिमल सेल का प्लांट सेल के बराबर है, मतलब एनिमल सेल शेयर करता है प्लांट सेल से। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो यहाँ टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई होंगे क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब साइटोप्लाज्म देखें, साइटोप्लाज्म ज़ाहिर है एनिमल में भी है, प्लांट सेल में भी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिलेक्ट द ऑर्गेनल विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनल जैसे एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में वो ऑर्गेनल नहीं हमें मिलेगा, तो ऐसे कौन सा ऑर्गेनल है ये हमें एनिमल सेल वाला हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है, देखें सेंट्रियोल जो है सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं। अब सेंट्रियोल्स क्या हैं, सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जब भी सेल ने डिवाइड होना हो, मैं आपको ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ, जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है, जैसे ये माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस है, उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स आ जाते हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। तो ये अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स अरेंज हैं तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, इनको पकड़ेंगे, ठीक है, और इनको पकड़ के अलग कर लेंगे, तो ये है सेंट्रियोल्स। बट अब प्लांट यार आप कहेंगे प्लांट में भी डिवीजन होती है, बट प्लांट में यही वाला काम सेंट्रियोल नहीं, प्लांट में एक चीज़ होती है माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, ठीक है, ये वाला काम वो ये कर रहे होते हैं, नाम अलग है बट सेंट्रियोल्स नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है जो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो हमने वो बताना कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं क्या है भाई, सेंट्रियोल्स हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है प्लास्टिड, ठीक है। उससे अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, उससे अगला ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल और उससे अगला ऑप्शन है सीप ट्यूब। तो इसमें से क्या होगा आंसर, इसमें से हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो होगा माइक्रोट्यूब्यूल। अब आप कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल क्यों है, माइक्रोट्यूब्यूल इसलिए है क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल के 3 आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल में। माइक्रोट्यूब्यूल में हमारे पास जो फिलामेंट्स हैं, सॉरी, वो 3 तरह के होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, उन वन ऑफ देम है, ठीक है। फिलामेंट्स किस तरह के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल है फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट है और है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो वन बाय वन थोड़े थोड़े फंक्शन देख लेते हैं किसकी क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है माइटोटिक स्पिंडल बनाता है, मतलब जो माइटोसिस होना है उसमें जो क्रोमोसोम को अलग करना है वो वाली चीज़ें बनाएगा माइटोटिक स्पिंडल। उसके बाद इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कराता है, ट्रांसपोर्ट की टी लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट भी कराता है। तो ये मोटे मोटे फंक्शन हो गए माइक्रोट्यूब्यूल के। माइक्रोफिलामेंट क्या है, माइक्रोफिलामेंट जो है ये सेल की मूवमेंट में भी काम देता है। उसके बाद आपके पास साइटोकाइनेसिस, मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है सेल डिवीजन के वक्त, वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है, उसमें भी काम देता है। और एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ें आना, और एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर चीज़ें आना, उसमें भी माइक्रोफिलामेंट का रोल है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है भाई, ये बनाता है आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियस के अराउंड जो एनवेलप होता है जो कवर करता है उसको सपोर्ट करता है, एक चीज़ ये। उसके बाद ये क्या करता है, टिश्यू इंटीग्रिटी, ठीक है, मतलब टिश्यूज़ को मेंटेन करके रखेगा, उनके स्ट्रक्चर, उनके सारी चीज़ों को, टिश्यू इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये मेन हमने फंक्शन देख लिया माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के। तो अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा इनका, यहाँ पर आंसर इनका हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे, बाकी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो सेल वॉल कहाँ कहाँ होगी, हमें कहाँ मिलती है, बैक्टीरिया में मिल जाती है, फंजाई में मिल जाती है, प्लांट्स में मिल जाती है। अब देख लेते हैं, प्लांट सेल बिल्कुल होगी, बैक्टीरियल सेल बिल्कुल होगी, फंगल सेल मैंने बताया बिल्कुल होगी, बट लिवर सेल क्या है, लिवर सेल एक एनिमल सेल है, जैसे हमारा लिवर है, उस लिवर का एक सेल एनिमल सेल है, तो आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
सेल वॉल में भी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सेल वॉल किस में एब्सेंट होगी, मैंने बताया प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में होती है, तो अब कहेंगे किस में एब्सेंट हो सकती है। ये है कि सवाल जो भी आंसर होगा उसमें सेल वॉल होगी, बट एक चांस है कि उसमें एब्सेंट हो। तो यूजुअली होती है बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में, मतलब क्या प्रोकैरियोट में। आर्की बैक्टीरिया जैसे एक स्ट्रक्चर है, पुराना स्ट्रक्चर है, उसको हम आर्की बैक्टीरिया नाम दे देते हैं। तो ये दोनों प्रोकैरियोट में आते हैं, तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट में एब्सेंट हो सकती है, बट इनमें भी होती है। प्लांट में होगी, एल्गी में होगी, ठीक है, एल्गी फंजाई इन दोनों में होगी, फंजाई और आर्की में होती है, बट यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन आ गया, बैक्टीरिया और आर्की इन दोनों में एब्सेंट हो सकती है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है। अब सेल वॉल बैक्टीरिया की किससे बनी हुई है, ये पूछना चाह रहे हैं, तो सिंपल इसका आंसर है याद करने वाला, म्यूरिन से बनी हुई है, ठीक है। काइटिन से बनी होती है आपके फंजाई की सेल वॉल, और एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स को कवर करते हैं स्ट्रक्चर्स, और जो सेलुलोज है ये प्लांट सेल वॉल में होता है, और हेमी सेलुलोज भी प्लांट सेल वॉल में होता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेल वॉल, तो बहुत आसान है। सेल वॉल जो है वो फुली परमेबल होती है, एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा और डिफरेंट वर्ड से भी आया है। फुली परमेबल मतलब कि हर स्ट्रक्चर को आने जाने देगी, तो परमेबल ये आंसर हो जाएगा। अगला है केमिकली सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड अप ऑफ, मैंने अभी आपको बताया है कि सेल ऑफ फंजाई बनी होती है आपके पास काइटिन से, ठीक है। म्यूरिन से हमने ऊपर देख लिया है, किसकी है, बैक्टीरिया की। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज की सेल जो बनी हुई है प्लांट सेल की। लिग्निन ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेंथ देता है, टफ कर देता है, वो लिग्निन स्ट्रक्चर है, बट मेन जो है आपको काइटिन आ जाएगा सेल वॉल ऑफ फंजाई में। अगला है भाई सेल विदाउट सेल वॉल वुड बर्स्ट इन। अच्छा, अभी वाला कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास प्लांट सेल जो है, पहले एनिमल सेल से लेते हैं। ये एनिमल सेल है, इसके अराउंड सेल वॉल नहीं है। ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसके अराउंड ये सेल वॉल है, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये एनिमल सेल है, मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ये प्लांट सेल है, यहाँ पी लिख देता हूँ। तो एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल नहीं होती, तो ये क्या होगा, अगर एनिमल सेल को हम एक ऐसे कंटेनर में रख दें जिसका वाटर कंटेंट, या हम इसे ये कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक हो, हाइपोटोनिक, या ये कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल, ठीक है। सेल के अंदर से वाटर कंटेंट बाहर उस सॉल्यूशन का ज़्यादा, हाइपोटोनिक। तो क्या होगा, अगर वाटर कंटेंट आपको पता है, वाटर क्या हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे जाएगा, तो वाटर सेल के अंदर मूव करने लग जाएगा। तो वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो इसकी सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, तो ये सेल कर जाएगा बर्स्ट, ठीक है, सेल बर्स्ट कर जाएगा। सिमिलरली अगर इसको हम प्लांट सेल को हम रखें कंटेनर में, वही हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक का कंटेनर है, मतलब क्या है कि अंदर वाटर कम है, बाहर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो पानी यहाँ भी अंदर मूव करेगा, बट ये सेल बर्स्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सेल वॉल जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेगी बर्स्ट होने से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक और इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट मैं दे दूँ, वही दोबारा एनिमल सेल ड्रॉ किया, दोबारा प्लांट सेल ड्रॉ किया, इसको अब हम सॉल्यूशन में रखें जो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब क्या, कि वाटर कंटेंट जो है सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसका वाटर कंटेंट कम है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम इसको भी रख दें हाइपरटोनिक में, ठीक है, अब क्या होगा, वाटर अंदर ज़्यादा है तो कहाँ से बाहर आएगा, अंदर से बाहर आने लग जाएगा वाटर, ये बाहर आने लग गया। वाटर जब बाहर आएगा तो ये सेल क्या कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी जगह आपसे टेस्ट किए जाते हैं। तो कह रहे हैं सेल विदाउट सेल वॉल, मतलब वही एनिमल सेल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इट वुड बर्स्ट इन, किस में मैंने बताया था बर्स्ट हो रहा है, हाइपोटोनिक में, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा था, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक ये आंसर हो जाएगा। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, मैंने अभी आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेलुलोज से बनी होती है, बट हेमी सेलुलोज भी होता है, बट मेनली सेलुलोज होता है, ये मार्क करेंगे। सेल बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि जब टफ करना हो किसी स्ट्रक्चर को, उसमें लिग्निन आ जाता है, तो लिग्निन जब सेल मर जाए तो उसमें लिग्निन डिपोजिशन हो जाती है और वो सेल टफ हो जाता है। द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल कॉज सेल मेम्ब्रेन। अब ये वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा यहाँ दे दूँ, किसी भी चीज़ को अगर मिसाल के तौर पे ये अगर सेल है, मैं सेल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब सेल के अंदर कुछ चीज़ ने आना है, उसको हम क्या नाम देंगे, एंडोसाइटोसिस। और सेल से बाहर कुछ चीज़ ने जाना है, इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो अंदर एंडोसाइटोसिस भी दो तरह के हैं, एक है फैगोसाइटोसिस, एक है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, कि सॉलिड मटेरियल को सेल के अंदर आना,
और पिनोसाइटोसिस क्या है, लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर आना। एक्सोसाइटोसिस क्या है, सेल के बाहर चीज़ें जाना। बट ये दोनों एंडो और एक्सोसाइटोसिस क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म्स है, मतलब इसमें एनर्जी चाहिए होती है प्रोसेस करने के लिए। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट है, इस बारे में देख लेते हैं इस सवाल को। प्लांट, अच्छा हमने देख लिया। दी इन 328 है, द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जब सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। लिक्विड मेंशन है तो हम इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। लिक्विड नहीं होता, सिर्फ होता द इनटेक ऑफ मटेरियल, ठीक है। लिक्विड अगर मैं मिटा दूँ तो एंडोसाइटोसिस हो जाता, और लिक्विड जगह अगर सॉलिड होता तो हम क्या कहते हैं, ये फैगोसाइटोसिस है। बट यहाँ पर क्या मेंशन है, इनटेक ऑफ लिक्विड, तो हम इसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस। टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल इज कॉल्ड, अभी हमने देखा है क्या कहला रहा था, फैगोसाइटोसिस। विच सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एज विदाउट इट मेम्ब्रेन्स क्विकली ब्रेक एंड सेल्स बस्ट ओपन, मतलब ये कह रहे हैं ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन में जो उसको सपोर्ट करता है, जिसके बगैर मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगी, टूट का शिकार हो जाएगी। द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मतलब वो रीजन जो वाटर हीटिंग है, प्रिवेंट आयन और पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रॉसिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये कि इस चीज़ के जो भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसके जो वाटर हीटिंग रीजन है वो किसी आयंस को वाटर के अंदर आने से रोकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता दूँ। एक्चुअली फॉस्फोलिपिड की बात करें, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। एक हेड होता है, टेल, ऐसे अरेंज होते हैं हेड और टेल, ठीक है। ये हेड और 2 लेयर्स हैं, बाइलेयर का मतलब यही है कि 2 लेयर होंगे। तो ये अंदर वाला रीजन जो है ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हीटिंग है, वाटर से ये इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। बाहर वाला रीजन हेड है, ये है हाइड्रोफिलिक। तो देखें बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ दायरा वाटर होगा तो ये वाटर से इंटरेक्ट कर जाएगा। अंदर की तरफ है दायरा, अंदर वाटर कैसे जाएगा, तो ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो नीचे ने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक बनाया था कि बाहर वाटर है तो इंटरेक्ट कर सके, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक है तो ताकि अंदर वाटर नहीं होगा तो इंटरेक्ट भी ना करना पड़े। तो अब किसकी बात कर रहे हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन किया, फॉस्फोलिपिड जो है। सिंपल आंसर है। Fluid mosaic model of cell membrane state that the protein molecule float in a fluid like dash layer। अच्छा, अब आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक मॉडल है उसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है कि ये मॉडल की है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर ऐसे एम्बेड हुई होंगी जैसे आइसबर्ग्स इन द सी, ठीक है। अब पता सी होता है, जैसे अगर सी है तो आइसबर्ग्स ऐसे सी से बाहर निकल रहे होते हैं, तो आइसबर्ग्स इन द सी प्रोटीन होती है। उसके बाद यहाँ पर हमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह भी बाहर हेड से जुड़ी हुई मिलती हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन होती है, मतलब कैसी प्रोटीन से, मैं दोबारा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो ऐसी प्रोटीन होंगी जो पूरे सेल को क्रॉस कर रही होंगी, इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। चैनल भी बना सकती हैं, कोई चीज़ ने यहाँ से यहाँ अंदर आना है तो इंटीग्रल प्रोटीन से। ऐसी भी होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर से अटैच होती हैं, जैसे कुछ सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। सिग्नलिंग मैकेनिज्म है तो प्रोटीन यहाँ से अटैच होगी, यहाँ से कोई चीज़ आगे अटैच होगी, सिग्नल देना होगा। तो ये क्या है, ये है आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन, और ये है आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन अ फ्लूइड लाइक डैश लेयर, तो फ्लूइड लाइक फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। दायरा सेल मेम्ब्रेन में यही होगा। अच्छा, सेल्फ ईटिंग एबिलिटी ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड, लाइसोसोम जो है ये अपने आप को भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ ईटिंग ख़त्म करने के इसको प्रोसेस को नाम देते हैं ऑटोफैगी, ठीक है। ऑटो का मतलब खुद और फैगी का मतलब खा लेना, तो ऑटोफैगी होता है। पैसिव प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आर, पैसिव प्रोसेस इसका मतलब ये है कि इसमें हमें एनर्जी नहीं चाहिए, इसको पैसिव प्रोसेस कहेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, डिफ्यूजन तो है पर मैंने आपको बताया था एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पिनोसाइटोसिस आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ फैगोसाइटोसिस आ गया है ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन होगा। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है मैं बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ ने अंदर जाना है, मिसाल के तौर पर ये समझें सेल मेम्ब्रेन है, और अब इससे किसी चीज़ ने अंदर आना है, तो कोई यहाँ पर समझे चैनल लगा हुआ है, उसने क्या किया, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अंदर आने की इजाज़त दे दी, तो क्या फैसिलिटेट किया, इसकी हेल्प की, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन ये होता है। और जो यहाँ पर ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस तो सिंपल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ए आंसर हो जाएगा। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़, अच्छा अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते आते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले, वही वाला है। प्रोटीन लेयर्स हैविंग स्कैटर्ड फॉस्फोलिपिड्स, ऐसे नहीं है, स्कैटर्ड फॉस्फोलिपिड्स स्कैटर्ड नहीं होते, 2 लेयर्स में अरेंज है, ये गलत हो जाएगा।
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज इनक्लोज इन अ प्रोटीन लेयर, ऐसा कुछ नहीं है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, बस 2 लेयर्स होंगी, हेड होगा, टेल होगी, गलत है। कार्बोहाइड्रेट चेन्स आर अटैच विद फॉस्फोलिपिड लेयर बाइलेयर, अच्छा इसको हम देखते हैं, डी ऑप्शन पहले देखेंगे। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट इन अ फ्लूइड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन जो है मैंने आपको बताया आइसबर्ग्स इन द सी है और यहाँ पर मूव करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। और ये जो सी ऑप्शन है इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है, तो इसको हम डी ही मार्क करेंगे, ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। अच्छा अगला है सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन इट्स डैश कंपोनेंट, तो सिंपल वही है, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में होता क्या है, मेनली फॉस्फोलिपिड ही होता है, तो फॉस्फोलिपिड पे डिपेंड करेंगे सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, ठीक है, तो ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ये हेड होता है, टेल, अंदर वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक है, बाहर वाला क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो इनसाइड क्या है, इनसाइड जो है टेल है, और टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। व्हेन प्लांट सेल रिसीव अ सिग्नल फॉर डेथ इट कमिट्स सुसाइड बाय रप्चरिंग, अच्छा याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ की सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो सेल ख़त्म हो जाता है, तो ये कैसे सुसाइड करेगा, अपने आप को मारेगा कैसे, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके, तो बहुत सिंपल आंसर है, ये हर चीज़ पे इंप्लीमेंट होगा जहाँ भी सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है कि यहाँ पर अगर मैं ये बनाऊँ, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, मैं डॉट से मॉलिक्यूल प्रेजेंट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मॉलिक्यूल कम है, तो अगर यहाँ कम से ज़्यादा की तरफ जाना हो तो ज़ाहिर है ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए हमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को हम देंगे, क्या नाम देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो यही यहाँ पर आंसर है। अगला है वाई इट इज़ सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एसिमेट्रिकल, ये क्यों कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल है, इसका रीज़न हमें बताना है। अच्छा भाई, इसका रीज़न ये पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोटीन्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, इसकी ये कोई रीज़न नहीं है, प्रोटीन ठीक है फिक्स नहीं है, बट ये कोई रीज़न नहीं है कि एसिमेट्रिकल होने का। एसिमेट्रिकल मतलब ये कि उसको 2 हाफ में काटें तो अलग अलग हमें मिले। आगे देखते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग इनवर्ड एंड हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड, तो ठीक है हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर है, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर है, तो इससे कोई सिमेट्री का मतलब नहीं बन रहा कोई इसका रीज़न, क्योंकि ये सारे ही हेड और टेल में ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं बनने पर गलत हो जाएगा। द टू सरफेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये बिल्कुल ठीक है, 2 सरफेस और हाफ आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए हम एसिमेट्रिकल कह रहे हैं, ठीक है। तो और अगला है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड, अच्छा तो हमने सी ऑप्शन कर लिया, गलत है। मैं आपको इसका थोड़ा रीज़न भी बता देता हूँ थोड़ा कि एसिमेट्रिक क्यों होती है। अच्छा एसिमेट्रिक सबसे पहले ये है कि हम इसको 2 हाफ में काटें तो वो हमें अलग मिले, मतलब क्या क्या करें, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें, ठीक है, कट कर दिया तो हमें ये वाला हिस्सा अलग दिखेगा, ये वाला हिस्सा अलग दिखेगा, तो इसका रीज़न पूछ रहे हैं क्या है। अच्छा अब मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ, इसका एक रीज़न नहीं 3-4 रीजन्स हैं, हम मेन डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि लिपिड की कंपोजिशन में डिफरेंस हो, ठीक है, लिपिड जो है हो सकता है कि बाहर वाली मेम्ब्रेन में ज़्यादा हो, अंदर वाली मेम्ब्रेन में कम हो, और तो ये एक लिपिड कंपोजिशन में भी डिफरेंस आएगा, इस वजह से एसिमेट्री आ सकती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हो सकता है प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन में मसला हो, मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि ये अगर सेल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल जो साइड्स पर लगी हुई, इंटीग्रल जो अंदर जा रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन हो पूरी, यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन हो, तो अगर हम इसको काटें तो हमें सिमेट्री थोड़ी मिल रही है, एक साइड पर पेरिफेरल मिल रही है, एक साइड पर इंटीग्रल मिल रही है, तो प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से भी हमारे पास एसिमेट्री हमें मिल सकती है। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता क्या है कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन दोबारा ड्रॉ करता हूँ तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर ना कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं ऐसे, इनको हम नाम दे रहे होते हैं, या तो ग्लाइकोलिपिड होगा या तो होगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इसको हम मिला के नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन का ऐसे मॉलिक्यूल के लगे होने के ग्लाइकोकैलिक्स बन जाता है, ये एमसीक्यू भी कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। अच्छा अगर तो मैं अब मिसाल के तौर पर यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ तो देखें इस एंड पे हमें क्या मिल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, इस एंड पे क्या मिल रहा है, ग्लाइकोलिपिड, तो कोई सिमेट्री तो नहीं मिली, तो ये छोटे छोटे रीजन्स हैं, इसकी वजह से एसिमेट्रिक हो जाती है। और यही मेंशन है द 2 सरफेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल, दैट हमने काटा तो मैंने आपको जैसे अभी डायग्राम्स बना के दिखाया तो वो आइडेंटिकल चीज़ें नहीं आ रही। उसके बाद डैश पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अच्छा हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी ये एमसीक्यू आए तो आपने हमेशा फ्लूइडिटी, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए आपने लिपिड्स मार्क करना है। अब क्यों मैं आपको बताता हूँ, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी हमेशा
सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स मौजूद हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड है तो वो भी लिपिड है उसके अंदर, तो लिपिड्स मौजूद है वो कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, मतलब क्या कि ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ना हो, जैसे आप केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो ये सारे क्या हैं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड नहीं है, तो कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड हो तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइडिटी को, जो लिपिड्स हैं सैचुरेटेड हो तो फ्लूइडिटी को कम कर देंगे। सिमिलरली अगर अनसैचुरेटेड लिपिड्स हों तो फ्लूइडिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या है, अगर ये कार्बन्स हैं इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड टूट के कोई चीज़ इसमें ऐड हो सकती है तो अनसैचुरेटेड है, तो फ्लूइडिटी को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा फ्लूइड कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है आपसे। उसके बाद दिस मॉलिक्यूल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अच्छा, अब आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि ग्लाइकोकाइलिस कौन बनाया था, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, और मेनली सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, फॉस्फोलिपिड। तो क्या बच गया, न्यूक्लियर प्रोटीन्स नहीं होती। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर प्रोटीन्स मिल रही हैं, तो यही ऑप्शन है। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम, ठीक है, एंड द अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। क्या मतलब इसका, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अगर ये मैं सेल बना रहा हूँ, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस अंदर एन लिख रहा हूँ न्यूक्लियस से, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हमें एम्बेड मिलते हैं। ये राइबोसोम में डॉट से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अंदर से आता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि किस तरह की प्रोटीन बननी है, और आके वो ये राइबोसोम पे अटैच कर जाएगा। तो ये मैसेंजर आरएनए या बाहर अटैचमेंट बना रहा हूँ मैं, और ये अगर राइबोसोम है, इन दोनों की अटैचमेंट होगी, इसको हम नाम देंगे अटैचमेंट को पॉलीसोम का, और इसको कौन कंट्रोल करेगा, मैग्नीशियम आयन। तो ये दो तीन बातें याद रखनी है, इन दोनों के अटैचमेंट को नाम देना पॉलीसोम। तो ये सवाल में बता दिया है, कभी ये पूछ भी सकते हैं इनके अटैचमेंट को क्या नाम देते हैं, और इसको कंट्रोल करता है मैग्नीशियम आयन। तो ये अब आंसर आपका देख लेते हैं क्या है, मैग्नीशियम आयन इसका आंसर हो गया, सिंपल। एडिनाइलेट साइक्लेज इन द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज, अब देखें कहीं भी एज आया, आपने पढ़ा है पहले भी, ज़्यादातर एज में 90-95% वो क्या होता है, एंजाइम होता है। तो सिंपल क्या है, ये एंजाइम है। अब करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं ब्लैंक पेज पे। यहाँ देखें, अगर तो ये सेल है कोई, ठीक है, सेल के रिसेप्टर्स होते हैं सेल के मेम्ब्रेन पे जो कोई भी सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई भी सिग्नल आया, उसने कोई काम कराना है सेल के अंदर, कोई मिसाल के तौर पर सेल की परमेबिलिटी बढ़ानी है, यहाँ पर चैनल्स बनवानी है उसने, ठीक है, ये इसका रोल है। तो ये चैनल बनवाने के लिए ये जो मैंने वाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको, ये कुछ सिग्नल है। तो सिग्नल आया, सिग्नल आगे क्या करेगा, ये कन्वर्ट कराएगा जीडीपी को जीटीपी में, मतलब गॉनेसिन ट्राइफॉस्फेट में। ये जाएगा, एक एंजाइम है एरिनाइलेट साइक्लेज जिसकी हम डिस्कस करें, मैं इसको एसी से प्रेजेंट कर रहा हूँ, एरिनाइलेट साइक्लेज। ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करा देगा, और साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, एक और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराएगा, इसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। मैं पी के ए लिख रहा हूँ, प्रोटीन काइनेज ए। वो ये सेल में चैनल्स को एम्बेड करा देगा, ठीक है, जैसे चैनल मैं बना देता हूँ, तो परमेबिलिटी बढ़ गई। तो हुआ क्या है एक्चुअली, आपने क्या याद रखना है कि एडिनाइलेट साइक्लेज ने क्या किया, मेन ये आपके पास काम कर रहा है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करा के फाइनली प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करा दिया। तो ये आपके पास चीज़ है जो कि यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन एडिनाइलेट साइक्लेज सेल मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज, तो ये क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भी अगला है आपके पास स्टेटमेंट, द मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग रिप्रेजेंट्स। मैंने आपको ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि प्रोटीन जो है एम्बेड होती हैं ऐसे आइसबर्ग्स इन द सी। तो ये दिया है मॉडल जो है एच सिंगर और निकलसन मॉडल है, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया है, तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे। उसके बाद फैसिलिटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व कैरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द कैरी मॉलिक्यूल आर केमिकली डैश इन नेचर। तो मैंने आपको जैसे डिस्कस किया है कि अगर ये सेल था तो उसमें अगर फैसिलिटेड डिफ्यूजन करानी है, तो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, ये चैनल है, ये किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को असिस्ट कर रहा है अंदर आने में, तो ये क्या कहला रही है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहला रही है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए जो चैनल्स मैंने बनाए थे क्या है, एक्चुअली प्रोटीन होती हैं। अच्छा, कुछ और सवाल देखते हैं इसमें। ये सवाल ये कह रहा है कि डैश आर स्फेरिकल सैक्स, ठीक है, सैक्स हम नाम देते हैं बैग को,
स्फेरिकल का मतलब गोल, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे होते हैं टूट फूट का शिकार करते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ते हैं। तो लाइसोसोम्स का हमने फंक्शन पढ़ा है, लाइसोसोम क्या करते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में रोल परफॉर्म करते हैं। तो लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो जहाँ भी डिस्ट्रक्शन, जहाँ भी डाइजेशन ऐसी चीज़ें हैं तो लाइसोसोम के वो फंक्शन होता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऑटोफैगी हमने देखा था, ये जब सुसाइड कमिट कर रहा था ऑटोफैगी कर रहा था। उसके बाद ऑटोलाइसिस, ये भी बिल्कुल ठीक है, टूट फूट का शिकार जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये क्या है आपके पास, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन, ये गोल्गी एपरेटिस का काम है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी सिक्रीशन बन के आती है उसको प्रोसेस करता है, पैक करता है, बैग में बंद करता है, आगे भेज देता है। तो गोल्गी एपरेटिस का ये काम है, तो यहाँ पर इसका रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है इस पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ सेल है ऑफन लाइक। अच्छा, जो सेल का पेरिफेरल पार्ट है, अगर मैं सेल ड्रॉ करूँ तो सेल का जो पेरिफेरल साइड्स में पार्ट है, ये जो मैं अब रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक्चुअली ये जेल की तरह होता है। और जो अंदर वाला पार्ट है, जो अब मैं कलर चेंज करता हूँ, ये येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये अंदर वाला पार्ट सारा क्या है, ये है आपके पास सॉल्यूशन की तरह होता है, मतलब लिक्विड की तरह। तो पेरिफेरल पार्ट क्या है, लाइक अ जेल। ठीक है, अगला देखते हैं, दिस मेम्ब्रेन सेपरेटिंग दी वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। ये सिंपल ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं सेल ड्रॉ करूँ, प्लांट सेल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके बाद वैक्यूल बड़ा होता है, तो ये पूरा इसका वैक्यूल है। और जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का। सिंपल टोनोप्लास्ट को पूछना चाह रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। हमने डिस्कस किया है कि जो लिपिड्स हैं ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। और कैसे मेंटेन कर रहे थे, दो तरह से मेंटेन कर रहे थे। जो सैचुरेटेड थे वो फ्लूइडिटी को कम कर रहे थे, यहाँ में लिखते थे हम दोबारा ताकि आसानी हो जाए, रिवाइज हो जाए। जो सैचुरेटेड थे जिनके अंदर डबल बॉन्ड से, वो क्या कर रहे थे, वो फ्लूइडिटी को कम फ्लूइडिटी कर रहे थे, एफ लिख रहा हूँ। और जो अनसैचुरेटेड थे वो फ्लूइडिटी को बढ़ा रहे थे। ऊपर वाला एरो मतलब बढ़ाना, नीचे वाला एरो मतलब कम करना, फ्लूइडिटी को बढ़ा रहे थे, तो लिपिड हो जाएगा। द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आर। जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या होता है सारी मेम्ब्रेन्स का, लिपोप्रोटीन्स। क्यों, क्योंकि देखें हमें पता है फॉस्फोलिपिड होता है बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो फॉस्फोलिपिड मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, फॉस्फोलिपिड की एक हेड होता है टेल, फॉस्फोलिपिड ड्रॉ कर दिया। तो फॉस्फोलिपिड में क्या आ रहा है, इसमें लिपिड है, ठीक है, लिपिड कंपोनेंट है। और मैंने बताया था प्रोटीन क्या होते हैं, लाइक आइसबर्ग इन दी सी, यहाँ पर फैले हुए होंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे प्रोटीन्स होंगे बेड हुए हुए। तो क्या है, लिपिड हो गया और प्रोटीन हो गया, तो उनको मिला के क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन कहेंगे। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर तो आपके पास फॉस्फोलिपिड दिया होता है तो वही एप्रोप्रिएट आंसर ये था, बट वो नहीं दिया हुआ, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो सी ऑप्शन बन रहा है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एग्जांपल एज बोथ आर। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, मैं ड्रॉ करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये दोनों ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं सेल के। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसका रोल है क्लोरोप्लास्ट का प्लांट में फोटोसिंथेसिस में, माइटोकॉन्ड्रिया का प्लांट एनिमल में दोनों होगा। और ये क्या करेगा रोल, इसका रेस्पिरेशन में रोल है। तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, कुछ चीज़ों को अलाउ करने देगी, कुछ चीज़ों को आने नहीं देगी। तो ये यहाँ पर इन दो चीज़ों में असेंबल कर रहे होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस इज लोकेटेड ऑन इट्स। ये जो पार्ट है थोड़ा सेल से रिलेटेड है, बट ज़्यादा जो है बायोएनर्जेटिक्स है, मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की आपको पता है इनर मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड होती है, इसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक है। तो इंटर, ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अंदर से हाइड्रोजन आयंस को पंप किया जाता है बाहर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है। और यहाँ पर एटीपी, मैं कलर चेंज करता हूँ, एटीपी सिंथेज होता है। जैसे एटीपी सिंथेज है, एटीपी सिंथेज और बना देते हैं, बस इतने दो काफ़ी हैं। एटीपी सिंथेज क्या करेगा, एटीपी सिंथेज से ये हाइड्रोजन आयन जो है मूव करके दोबारा अंदर आ जाएंगे। बट इसमें क्या होगा कि एटीपी सिंथेज जो है वो इस एनर्जी को, हाइड्रोजन आयन की जो मूव कर रहा है एनर्जी दे रहा है, एडीपी और फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना लेंगे। इनके डिफरेंट होते हैं, रॉड नॉब, और रॉड होती है, नॉब होती है, मोटर होती है, सारी चीज़ें होती हैं। खैर इस लेवल पर डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट इन शॉर्ट क्या है कि हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आए, वो यहाँ पर पैसिवली मूव करेंगे ये एटीपी सिंथेज से, और वो एटीपी बना लेगा इसकी मदद से। तो क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन इट्स। तो कौन सी मेम्ब्रेन में, खुद आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन में मैंने भी बनाए, तो ऑन इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, एटीपी जनरेट करना। यह आपका यहाँ पर जो है वो एंड होता है। सेल के एमसीक्यूज हमने काफ़ी देखे, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे।